वह यहाँ की नहीं है। हर किसी ने उसे यही कहा, उसकी पूरी जिंदगी। सूहा के पास अमानवीय शक्ति है। वह बिस्तर उठा सकती है, पूरी रफ्तार से दौड़ते लोगों को रोक सकती है, बड़े बूढ़े आदमियों को शरीर से उठाकर फेंक सकती है। और उसी शक्ति की वजह से मानव समाज ने तय कर लिया कि वह एक राक्षस है। जब उसके बचपन के दोस्त क्रिस को एक वैम्पायर ने मार डाला तो इल्जाम उस सेयुयू को बिजा हा उसी पर लगा। उसे वैम्पायर कहा गया, शहर दर शहर भगाया गया, जब तक कोई जगह बाकी न रही। अब उसने डीसलिस एकेडमी में दाखिला लिया है, समुद्र के किनारे बसे शहर रिवरफील्ड का एक रात्रि विद्यालय, जहां पास की एक हवेली में 7 वैम्पायर भाई एक साथ रहते हैं। किशोर अनाथ जो एक रहस्यमय दुश्मन से भागते फिर रहे हैं, एक ऐसा दुश्मन जिसने उनका घर तबाह कर दिया। अब वह बात जो अभी कोई नहीं समझता, न वो वैम्पायर्स, न वो इंसान जिन्होंने उसे ठुकराया, और न खुद सूहा। ये सातों वैम्पायर्स किसी अदृश्य अलौकिक खिंचाव से उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उन्हें उसकी रक्षा करने की, उसकी आज्ञा मानने की एक ऐसी विवशता महसूस होती है जिसकी व्याख्या उनमें से कोई नहीं कर सकता। और सूहा अपने भीतर उस शक्ति से कहीं आगे की क्षमताएं रखती है, ऐसी क्षमताएं जो एक ऐसे पिछले जन्म से जुड़ी हैं जिसकी उसे याद नहीं। एक ऐसा पिछला जन्म जहां वह उनकी रानी थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिससे इंसान डरते हैं, और जो अपना परिवार उन्हीं राक्षसों के बीच पाती है जिनका इल्जाम उस पर लगाया गया था। और क्यों वे एक दूसरे से जुड़े हैं, यही रहस्य पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। सब बड़ी को स्वागत है आपका वापस मैनहवा रीकैप वॉल्ट पर। आज हम कुछ अलग में कदम रख रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो अलौकिक रहस्य को भावनात्मक गहराई के साथ इस तरह मिलाती है कि मुझे खुद हैरानी हुई। अगर आप साधारण पावर फैंटेसी से आगे कुछ ढूंढ रहे थे तो शायद यही वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। कहानी शुरू होने से पहले सूहा की जिंदगी एक क्रूर विरोधाभास से परिभाषित होती है। उसे इंसानों ने इसलिए नकारा क्योंकि वह बहुत ताकतवर रस थी, कमजोर नहीं। उसकी अमानवीय शक्ति जन्म से ही थी। वह ऐसी चीजें उठा सकती है जो किसी इंसान को नहीं उठानी चाहिए, और इसी कारण लोगों ने मान लिया कि वह एक वैम्पायर है। वही जीव जिन्हें वह बाद में जाकर समझ पाएगी। जब उसके बचपन के दोस्त क्रिस को एक असली वैम्पायर ने मार डाला तो समुदाय ने इल्जाम सूहा पर डाल दिया। उसे निकाल दिया गया। बार बार शहर दर शहर उसे जाना पड़ा, क्योंकि उसके आसपास के लोग यह स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि वह क्या है। वह उस खास तरह के अकेलेपन को अपने भीतर ढोती है जो कमजोर होने से नहीं बल्कि अलग भार होने से आता है। इतनी ताकतवर कि इंसान उसे स्वीकार न करे, इतनी मानव कि वह खुद नहीं समझ पाती कि वह असल में है क्या। कहानी इसे बारीक ब्यौरों से स्थापित करती है, जिस तरह वह किसी कमरे में पहले से ही दुश्मनी की उम्मीद लिए घुसती है, जिस तरह वह सहज ही खुद को छोटा बनाने की कोशिश करती है, हालांकि वह एक बड़े तगड़े आदमी को कमरे के पार फेंक सकती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं क्षमताओं को छिपाने में बिताई है जो उसे परिभाषित करती है। और एक और बात है जिसे कहानी धीरे धीरे उजागर करती है। सूहा सिर्फ ठुकराए जाने से नहीं डरती, वह खुद से डरती है। हर बार जब उसकी शक्ति बेकाबू होकर फूट पड़ती है, हर बार जब वह किसी को जरूरत से ज्यादा कस के पकड़ती है या बहुत तेज प्रतिक्रिया करती है, उसे उस इल्जाम की पुष्टि दिखती है जो बचपन से उसका पीछा करता आया है कि वह कुछ खतरनाक है, कुछ गलत है। जब सूहा खुद को डीसलिस एकेडमी में दाखिल कराती है, समुद्र किनारे के शहर रिवरफील्ड का एक रात्रि विद्यालय, उसे पता नहीं है कि 7 वैम्पायर भाई पहले से ही वहां हैं। ये स्कूल उसने खुद चुना। वह अपनी शर्तों पर आई, और जो वह वहां पाती है वह किसी नई शुरुआत से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। डीसलिस एकेडमी रात में चलता है। कक्षाएं सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। छात्र कृत्रिम रोशनी में गलियारों से गुजरते हैं, जबकि रिवरफील्ड की ठंडी समुद्री हवा खिड़कियों को खड़खड़ाती है। यह एक अजीब सी संस्था है, आधा बोर्डिंग स्कूल, आधा शरण स्थल, और यह उन छात्रों को आकर्षित करती है जो किसी न किसी वजह से दिन के उजाले की दुनिया में सहज नहीं हो पाते। रिवरफील्ड मैंशन में एक साथ रहने वाले 7 वैम्पायर भाइयों के लिए
यह एक आदर्श आवरण है। वे कक्षाओं में जाते हैं, बाहरी दिखावा बनाए रखते हैं और नाइट बॉल खेलते हैं। एक ऐसा खेल जो सिर्फ इस स्कूल का है और जो डेसिलिस में वही सामाजिक मुद्रा है जो किसी आम एकेडमी में फुटबॉल होती है। ये वैम्पायर भाई इसमें असाधारण रूप से माहिर हैं, अमानवीय रूप से तेज, असंभव रूप से तालमेल वाले। बाकी छात्र इसे एथलेटिक प्रतिभा मान लेते हैं। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं कि वे असल में देख क्या रहे हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी संरचनात्मक खूबियों में से एक है। सातों भाइयों में से हर एक का अपना अलग व्यक्तित्व है, अलग शक्तियां हैं, अलग जख्म हैं और उस मानव लड़की के प्रति अलग प्रतिक्रिया है जो अचानक उनके बीच आ खड़ी हुई है। हेली माता सबसे बड़ा है। वह शांत अधिकार के साथ नेतृत्व करता है और अपने 6 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी का बोझ ढोता है। उसकी शक्ति है टेलीपैथी। वह अपने आसपास के लोगों के विचार और भावनाएं पढ़ सकता है। यह उसे एक ऐसी हद तक पारखी बनाता है जो किसी कमरे में लगभग सर्वज्ञता के बराबर है, लेकिन यही उसे सावधान भी बनाता है। जब आप सुन सकते हैं कि हर कोई आपके बारे में सचमुच क्या सोचता है, तब कमजोर पड़ना एक हिसाब किताब वाला जोखिम बन जाता है। हेली को सूहा के आते ही उसमें कुछ महसूस होता है। उसके विचारों में एक ऐसी अनुगूंज जिसे न वह समझा सकता है न नजरअंदाज कर सकता है। जानबूझे रक्षक है, दीवार की तरह बना हुआ, वैम्पायर मानकों से भी कहीं ज्यादा शारीरिक शक्ति वाला। वही है जो सीमाएं खींचता है, जो अपने भाइयों और खतरे के बीच आकर खड़ा हो जाता है। जब सूहा पहली बार अपनी अमानवीय शक्ति का प्रदर्शन करती है तो जान पहला है जो इसका मतलब पहचानता है कि एक इंसान वह नहीं कर सकता जो उसने अभी किया। उसकी प्रतिक्रिया डर नहीं है, पहचान है, मानो उसके भीतर का कोई दबा हुआ हिस्सा इस शक्ति को पहले देख चुका हो। जिनोजुक आग पर नियंत्रण रखता है। सभी भाइयों में वह सबसे गर्म जलता है, शाब्दिक रूप से भी और स्वभाव से भी। उसकी लपटें उसकी भावनाओं का विस्तार हैं और उसकी भावनाएं भड़कीली हैं। सूहा के आसपास यह भड़काव बदल जाता है, आग शांत हो जाती है। वह बता नहीं सकता क्यों, और शायद वह इस पर सोचना भी नहीं चाहता। सोलोन एक ऐसा राज अपने भीतर ढोता है जो पूरी भाईचारे की दीवार को तोड़ सकता है। वह वैम्पायर वेयरवुल्फ संकर है, एक ऐसी दुनिया में आधा आधा दोनों जातियों का, जहां ये दोनों जातियां जानी दुश्मन हैं। उसके भाइयों को पता नहीं, प्रतिद्वंद्वी स्कूल के वेयरवुल्फ गुट को पता नहीं। सोलन हर दिन एक नाजुक संतुलन साधते हुए चलता है, अपनी आधी प्रकृति को दबाते हुए, सिर्फ इसलिए कि एकमात्र परिवार जो उसका बचा है टूटे नहीं। और सूहा का आना उसकी उस अनोखी क्षमता के साथ जिससे वह वो चीजें भांप लेती है जो दूसरे नहीं भांप पाते, उसके सारे छिपाए हुए सच को उघाड़ने का खतरा लेकर आता है। श्योन सहानुभूति का प्रतीक है, संवेदनशील, गहरी समझ वाला, अपने आसपास के हर इंसान का भावनात्मक बोझ अपने ऊपर लेने वाला। जिस पल सूहा एकेडमी में कदम रखती है उसे उसका अकेलापन महसूस हो जाता है, एक शारीरिक दर्द की तरह। और वही पहला भाई है जो बिना किसी हिसाब किताब, बिना किसी सावधानी के उस तक पहुंचता है। जहां बाकी भाई देखते हैं और परखते हैं, वहां श्योन बस जुड़ जाता है। जका रणनीतिकार है, भाइयों में अब तक का सबसे तेज दिमाग, और वही है जो उन भावनाओं को शब्दों में बांध देता है जिन्हें बाकी सिर्फ महसूस करते हैं। सूहा को एक हफ्ते से भी कम देखकर जका साफ कह देता है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं है, और वह सही है। लेकिन उसकी पूरी बुद्धि भी अभी इस बात की पूरी तस्वीर नहीं जोड़ पा रही कि वह असल में है क्या। नोआ परछाइयों का स्वामी है, सबसे छोटा भाई, चुप, ध्यान से देखने वाला, 7 से ज्यादा अंधेरे को पसंद करने वाला। परछाई पर उसका नियंत्रण उसकी शक्ति भी है और उसका स्वभाव भी। वह अनदेखा चलता है, किनारों से देखता है और तभी सामने आता है जब वह खुद चाहता है। जब सूहा उसे एक अंधेरे गलियारे से देखती है और बस सिर हिला देती है, बिना डर के, बिना असहजता के, तो यह कहानी के सबसे चुपचाप छू जाने वाले पलों में से एक बन जाता है। नोआ को कोई नहीं देखता, सूहा ने देखा। ये कोई प्राचीन, उदास, घात लगाए शिकारी नहीं है। ये किशोर हैं, अनाथ वैम्पायर्स, जिनका घर एक रहस्यमय दुश्मन ने उजाड़ दिया।
वे साल में सिर्फ एक बार ब्लड मून पर खून पीते हैं। वे नाइट बॉल की रणनीति पर आपस में झगड़ते हैं। वे शक्तिशाली हैं, सचमुच असाधारण रूप से शक्तिशाली, लेकिन वे युवा भी हैं, घायल भी हैं और एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें जान ले अगर पता चल जाए कि वे क्या हैं। सूहा और हर वैम्पायर के बीच का रिश्ता अपनी ही रफ्तार से खुलता है और यह बिल्कुल सही रचनात्मक चुनाव है। कोई कमजोर कहानी इन रिश्तों को जल्दबाजी में स्थापित करने दौड़ती। यह कहानी इन्हें इकट्ठा होने देती है, छोटे छोटे पलों से, साझा जगहों से और धीरे धीरे टूटती दीवारों से। जो चीज इसे असाधारण बनाती है वो है वह खिंचाव। पहली ही मुलाकात से ये वैम्पायर्स सूहा की ओर एक अदृश्य कशिश से खींचते हैं। वे उसकी रक्षा करना चाहते हैं। उन्हें उसकी मौजूदगी से एक ऐसी विवशता महसूस होती है जिसे वे शब्दों में नहीं बांध सकते। और सातों भाइयों में यह खिंचाव अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। हैली इसे उसके विचारों में सुनता है, जान अपनी मांसपेशियों में महसूस करता है, शियोन भावनात्मक रूप से सोख लेता है, नोआ उन परछाइयों में महसूस करता है जो उसकी ओर झुक जाती हैं। एक ही बंधन 7 अलग व्यक्तित्वों से छनकर, एक ऐसे जुड़ाव के 7 टुकड़े जिसे बनाने की किसी को याद नहीं। सूहा की क्षमताएं अमानवीय शक्ति से कहीं गहरी हैं और जिस तरह वे प्रकट होती हैं वह उसे खुद डरा देता है। उसे पता चलता है कि वह वैम्पायर्स को आदेश दे सकती है, प्रेरित नहीं, आदेश। जब वह दृढ़ इरादे से बोलती है, वैम्पायर्स मानते हैं, उनकी अपनी इच्छा के विरुद्ध। इसे कमांड इंड्यूसमेंट कहते हैं और यह कोई नर्म शक्ति नहीं है, यह वर्चस्व है। उन प्राणियों पर नियंत्रण जो खुद अत्यंत शक्तिशाली हैं। पहली बार जब ऐसा होता है वह पल बिजली की तरह कौंधता है। भाइयों में से एक नियंत्रण खो रहा है, खून की प्यास उठ रही है, उसके भीतर का शिकारी सतह पर आ रहा है और सूहा शुद्ध सहज प्रवृत्ति से एक ही शब्द कह देती है, रुको। और वह रुक जाता है, इसलिए नहीं कि उसने चुना, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर जड़ हो गया। क्योंकि सूहा की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके सचेत मन से परे जाकर उसकी वाम्पायर प्रकृति पर ऐसे कब्जा कर बैठा जैसे किसी हाथ ने पट्टे को पकड़ लिया हो। वह भाई जमा हुआ खड़ा है, चेहरे पर भय और भ्रम की लड़ाई। सोहा उसके सामने खड़ी है। वह जो अभी अभी उसने किया उसे खुद उतनी ही दहली हुई। वह भाप में भी बदल सकती है। उसका शरीर कोहरे में घुलकर फिर से जुड़ जाता है। एक ऐसी क्षमता जो किसी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी क्षमता जो बताती है कि वह जो दिखती है उससे कहीं ज्यादा है। पहली बार जब यह वाष्पीकरण होता है, सूहा घबरा जाती है। उसका शरीर बस बिखर जाता है। एक पल ठोस, अगले पल कोहरे का एक बादल जो कमरे में तैरता है और कुछ ही सेकंड बाद वापस आकार ले लेता है। ये वैम्पायर्स इसे देखते हैं। कमरा सन्न रह जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण कोई मानव क्षमता नहीं है। यह कोई सामान्य वैम्पायर क्षमता भी नहीं है। यह उससे भी पुरानी कोई चीज है, किसी ऐसे युग की जो इनमें से किसी से पहले की है। जैसे जैसे ये अभिव्यक्तियां इकट्ठा होती जाती हैं, एक पैटर्न उभरता है। वैम्पायर्स का सूहा की ओर वह अदृश्य खिंचाव, उन्हें आदेश देने की उसकी क्षमता, उसकी शक्ति जो उनकी शक्ति की प्रतिछाया है। यह सब किसी प्राचीन चीज की ओर इशारा करता है, एक ऐसा रिश्ता जो इस कहानी के हर किरदार से पहले का है। सूहा एक पिछले जन्म से जुड़ी है, एक ऐसा जीवन जहां वह पहली वैम्पायर लॉर्ड थी, किंगडम ऑफ वार्गर की रानी। और ये 7 वैम्पायर्स उस पिछले जीवन में ये उसके योद्धा थे, उसके नाइट्स। उन्हें याद नहीं, उसे याद नहीं, लेकिन स्मृति से भी गहरी कोई चीज उन्हें एक साथ खींच रही है। एक नियत बंधन जो हर अबूझ पल की व्याख्या करता है। पहचान का हर क्षण, रक्षा करने की हर विवशता, यह हर एहसास की सूहा, चाहे ऊपर से इंसान दिखे, असल में उन्हीं के बीच की है। यादें टुकड़ों में लौटने लगती हैं, दर्शनों या सपनों के रूप में नहीं, एहसासों के रूप में। सूहा डिसेलिस एकेडमी के किसी गलियारे से गुजरती है और अचानक उसे एक भारी भरकम एहसास घेर लेता है कि वह इस रास्ते पर पहले भी चल चुकी है। इसी गलियारे पर नहीं, लेकिन इसके जैसे रास्ते पर पत्थर की दीवारें, मशालों की रोशनी और पीछे एक कतार में चलती 7 आकृतियां। एहसास गुजर जाता है, लेकिन एक अवशेष छोड़ जाता है,
एक ऐसी निश्चितता जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकती। भाइयों को भी यह होता है। हेली सूहा के विचारों में ऐसी झलकें पकड़ता है जो वर्तमान की नहीं है। एक राजसभा कक्ष, एक मुकुट, खून से ली गई 7 शपथें, नोआ की परछाइयां बिना उसके आदेश के सहज ही उसकी रक्षा में मुड़ जाती है। एक ऐसी वफादारी का जवाब देती हुई जिसकी कसम उसके सचेत मन ने कभी नहीं खाई। जान सहज ही सूहा और किसी भी संभावित खतरे के बीच आकर खड़ा हो जाता है। अंगरक्षक की ऐसी मुद्रा में जो अभ्यस्त लगती है, मानो उसकी मांसपेशियां उस कर्तव्य को याद कर रही हों जिसे उसका मन भुला चुका है। वह उनकी रक्षित नहीं है, वह उनकी रानी है। बस उसे अभी तक यह पता नहीं, और ये यादें लौट नहीं रही हैं। ये सतह पर उठ रही हैं, सदियों के विभाजन को चीरकर ऊपर आ रही हैं, जैसे कोई दबी हुई चीज हो जो जमीन के नीचे रहने से इनकार कर दे। बेशक सूहा सिर्फ एक मिले हुए परिवार में नहीं आ गिरी, वह एक युद्ध में आ गिरी है। रिवरफील्ड की अलौकिक दुनिया बंटी हुई है। वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स एक अस्थिर तनाव में रहते हैं। 4 वेयरवुल्फ भाई एक प्रतिद्वंद्वी संस्था में पढ़ते हैं, सनशाइन सिटी स्कूल, और दोनों जातियों के बीच की दुश्मनी पीढ़ियों पुरानी है। इतनी पुरानी कि इसे अब कारणों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि यह खुद ही अपना कारण बन चुकी है। ये वेयरवुल्फ भाई इलाके को लेकर हिंसक हैं, आक्रामक हैं, और रिवरफील्ड में वैम्पायर्स की मौजूदगी के मूल रूप से खिलाफ है। उनका स्कूल दिन में चलता है, डिसीलिस एकेडमी के रात्रि कार्यक्रम का स्वाभाविक प्रतिकार, और दोनों संस्थाएं एक ही शहर के मोहल्ले में रहने वाले प्रतिद्वंद्वी गिरोहों की तरह एक दूसरे की कक्षा में चक्कर लगाती है। वैम्पायर और वेयरवुल्फ छात्रों की मुठभेड़ें दिन के किनारों पर होती हैं, भोर और सांझ में, और ये मुठभेड़ें शायद ही कभी दोस्ताना होती हैं। सोलन का राज कि वह आधा वेयरवुल्फ है, इस संघर्ष के बीच में एक टिक-टिक करता बम है। अगर वैम्पायर भाइयों को पता चल गया कि वह क्या है, तो वे शायद उसे नकार दें। अगर वेयरवुल्फ गुट को पता चल गया तो वे या तो उस पर हक जमाएंगे या अपने वंश की अशुद्धि के लिए उसे मार डालेंगे। सोलन 2 जातियों के बीच एक ऐसी नो मैन्स लैंड में रहता है जहां वह पूरी तरह किसी एक का नहीं है, और हर वह दिन जो उसके राज के खुले बिना बीतता है, उधार का समय है। तनाव तब बढ़ता है जब वेयरवुल्फ गुट सूहा में दिलचस्पी लेने लगता है। उसकी शक्ति, उसकी क्षमताएं, जिस तरह वैम्पायर भाई उसके चारों ओर अपनी कतारें बंद कर लेते हैं, ये सब गलत लोगों का ध्यान खींचता है, और वेयरवुल्व्स की सूहा में रुचि एक ऐसा दबाव बिंदु बनाती है जो सोलन को मजबूर कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वेयरवुल्व्स सूहा के करीब आते हैं, वैसे वैसे वे उसके भी करीब आते हैं, और जितने करीब वे उसके आते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वे सूंघ लें कि वह असल में क्या है। और वेयरवुल्व्स से परे एक ज्यादा खतरनाक खतरा है, वह रहस्यमय दुश्मन जिसने वैम्पायर भाइयों के अनाथालय को तबाह किया, एक आकृति जिसका नाम है दार्दन। दार्दन इन 7 भाइयों को मारना नहीं चाहता, यही उसे डरावना बनाता है। वह इन्हें आनुवंशिक रूप से पूर्ण और मुकम्मल मानता है। एक ऐसा वाक्यांश जो किसी वैज्ञानिक की ठंडी सटीकता रखता है, जो इंसानों को नहीं, नमूनों को बयान कर रहा हो। दर्दन इनकी शक्ति की नुक्कड़ करना चाहता है, उस आनुवंशिक संरचना को समझना चाहता है जो इन 7 वैम्पायर्स को अनोखा बनाती है, और उसकी पुनरावृत्ति करना चाहता है। उसके लिए ये दुश्मन नहीं है, ये कच्चा माल हैं। ये भाइयों की स्थिति को निर्वासन से बदलकर घेराबंदी बना देता है। उन्होंने सिर्फ अपना घर नहीं खोया, उन्होंने इसे एक ऐसे शिकारी के हाथों खोया जो सक्रिय रूप से उनका शिकार कर रहा है। हर शहर जिसमें वे होकर गुजरे, हर स्कूल जिसमें वे गए, हर अस्थायी शरण स्थल, सब इसलिए छोड़ने पड़े कि दार्दन ने उन्हें फिर ढूंढ लिया। रिवरफील्ड सुरक्षा की उनकी ताजा कोशिश है, और घड़ी पहले से ही टिकटिका रही है। शुरुआती आर्क एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ता है जो जितना बाहरी खतरों से बचने के बारे में है, उतना ही इन 7 वैम्पायर्स के अपने भीतर के विश्वास करने की झिझक के सामना करने के बारे में है। क्योंकि सूहा को स्वीकार करने का अर्थ है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। ये वो अनाथ हैं जो पहले ही एक बार सब कुछ खो चुके हैं। किसी नए के लिए परवाह करने का विचार, किसी ऐसे के लिए जिसे उनसे छीन लिया जा सकता है, यह उनके लिए
दुश्मनों और वेयरवुल्व्स से भी ज्यादा भयानक है। ऐसे किशोरों के लिए जो पहले ही अपनी दुनिया जलते हुए देख चुके हैं, किसी को अपने भीतर आने देना ही सबसे बहादुर काम है जो वे कर सकते हैं। यह मनहवा एक अनोखी जगह घेरता है। यह एनहिपेन की लोर पर बना है, वह के-पॉप समूह, जो इसे एक विशाल पहले से बना दर्शक वर्ग देता है। हर वैम्पायर भाई सीधे सीधे समूह के एक सदस्य से जुड़ता है। हेली हीसुंग है, जान जे है, जीनो जेक है, सोलन सुंगून है, शियोन सुनू है, जका जुंगवन है, नुआ नीकी है। लेकिन यह कहानी अपनी जगह पूरी तरह अपने दम पर कमाती है। आपको एनहिपेन को जानने की जरूरत नहीं है, आपको के-पॉप की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अलौकिक किशोर ड्रामा का रूप इस सामग्री के लिए बिल्कुल सही बैठता है। स्कूल की प्रतिद्वंद्विताएं, वैम्पायर वेयरवुल्फ तनाव, रूमानी अंतर्धाराएं और पुनर्जन्म के बारे में एक केंद्रीय रहस्य जो आपको पूरे 70 अध्यायों तक खींच कर ले जाता है। और यह एक पूरी कहानी है। 70 अध्याय, शुरुआत, मध्य, अंत। न कोई विराम, न अनिश्चित विराम, न कोई 2019 से चली आ रही है अंत का कोई पता नहीं। डार्क मून जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक चली और अपनी पूरी कहानी कह दी। आइजे प्रेस के जरिए 7 मुद्रित खंड। हमेशा चलते रहने वाले मानहवा के परिदृश्य में एक पूर्ण कथा लगभग एक विलासिता है। तनाव भावनात्मक है, दांव पर रिश्ते हैं। सूहा राक्षसों के बीच फंसी कोई बेबस इंसान नहीं है, वह संभावित रूप से कहानी की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जो उन क्षमताओं की खोज कर रही है जिन्हें वह खुद नहीं समझती। और साथ ही 7 घायल अनाथ वैम्पायर्स के साथ सच्चे रिश्ते बना रही है जिन्होंने सालों से किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। हेनी की कला इसे खूबसूरती से सजाती है। किरदारों के चेहरों के भाव बड़ा भावनात्मक भार उठाते हैं। रिवरफील्ड और डेसलिस एकेडमी को वातावरणीय गहराई से चित्रित किया गया है। रात्रि विद्यालय के गलियारे ठंडी नीली रोशनी में, हवेली गर्म एम्बर में और नाइट बॉल के दृश्य गतिशील रफ्तार में। और वैम्पायर्स की दृश्य भाषा, जिस तरह वे अध्यायों के बढ़ने के साथ सूहा के आसपास शारीरिक रूप से नरम पड़ते जाते हैं, एक सूक्ष्म फल देने वाली कारीगरी है। अब जब एनिमे एडेप्टेशन क्रंचीरोल पर प्रसारित हो रहा है, जनवरी 2026 में शुरू, स्टूडियो ट्रॉयका द्वारा 12 एपिसोड और एनहाइपेन 1 in a Billion शीर्षक गीत प्रस्तुत कर रहा है, यह अभी कवर करने के लिए सबसे प्रासंगिक टाइटल्स में से एक है। सर्च वॉल्यूम सक्रिय है, प्रशंसक आधार जीवंत है और कहानी हर मोर्चे पर कमाई करके देती है। यह उसकी नींव को कवर करता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां से आगे भावनात्मक जटिलता और गहरी ही होती जाती है। हर वैम्पायर भाई की निजी कहानी आगे के आर्क्स में खुलती है। वेयरवुल्फ संघर्ष तेज होता जाता है जैसे जैसे इलाके के विवाद निजी होते जाते हैं। सोलोन का राज एक ऐसे रहस्य उद्घाटन की ओर बढ़ता है जो पूरे परिवार को तोड़ने का खतरा बन जाता है। दार्दन का पीछा करीब आता है और सूहा का वारगर की वैम्पायर क्वीन के रूप में पिछला जीवन, उसे नजरअंदाज करना तेजी से असंभव होता जाता है। यादें और तेजी से लौटती हैं, शक्तियां और मजबूत होती जाती हैं और एक पिछले जीवन की 7 शपथें पूरी होने की मांग करती हैं। अगर आप पूरी कहानी देखना चाहें, सभी 70 अध्याय, हर रहस्य उद्घाटन, हर टकराव, तो कमेंट्स में बताइए। मनहवा रीकैप वॉल्ट इस जॉनर की सबसे दिलचस्प कहानियों को कवर करता है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहां रहना चाहते हैं जब अगली कहानी आए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रीकैप में मिलते हैं।